हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस ऐप और यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंडरी की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस वास्तविक विश्लेषण और दूरी की समष्टि अपना चल रहा था। डेमो क्लासेज अपनी रनिंग में है और ये आज की क्लास नंबर 4 है आपकी। इससे पहले जस्ट 3 क्लासेज हो चुकी हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेमो की सारी क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन एजू साइंस EDUSCIENCE एजू साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप एजू साइंस ऐप को जरूर से जरूर और जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डेमो क्लासेज के बाद जो आने वाली क्लासेज है वो सारी की सारी आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी। ठीक है। दूसरी बात ये, जो भी आपको डेमो में पढ़ाया जा रहा है उस हर एक चीज को आप नोट डाउन करते जाइए। मैंने आपसे कहा था कि शुरू के 2 या 3 या 4 लेक्चर आपके बेसिक पर जाएंगे। ठीक है। और आज बेसिक से ही अपन पढ़ते 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 पढ़े यूनिट के अंदर एंटर कर जाएंगे। और सबसे मेन बात यही है कि ये पेपर ऐसा है, जैसे मैंने आप सबसे पहले शुरू से कहता आ रहा हूं मैं, कि पेपर सबसे शानदार पेपर है। अपनी पूरी ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स में सबसे मस्त और सबसे बेस्ट पेपर है ये पढ़ने के लिए। मजा ही इसमें पढ़ने में आएगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा कि एक एक वर्ड का मतलब है, एक एक शब्द का मतलब है। ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्लासेस को वहां ज्वाइन कीजिए। सेकेंड पेपर भी अब लास्ट स्टेज पर है, तो जैसे ही ये डेमो अपना कंप्लीट होगा तब तक वहां वो पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है। तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो अपनी फीस वगैरह सबमिट करवा के आगे बढ़ें, और जो नए जुड़ना चाह रहे हैं वो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके और पूछ लें क्या फीस है, क्या सिस्टम, पूरा का पूरा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि आप इस पेपर की सेपरेट फीस सबमिट कराते हैं तो वो 799 रुपीज है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पूरी की पूरी बुक के दोनों क्वेश्चन करवाए जाएंगे बुक में। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। हाई क्वालिटी वीडियोज मिलेंगी, जैसे यहाँ मिल रही है आपको ऐसी वहाँ मिलेंगी। और एप्लीकेशन पर बहुत सारे ऑप्शन है। असाइनमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जरूरत पड़ने पर। सेकंड पेपर है, उसमें बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर प्रोवाइड करवाई गई, कुछ बुक्स को लेकर प्रोवाइड करवाई गई, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बुक नहीं लिया, उन्होंने पीडीएफ से ही अपना काम चलाया, क्योंकि 1000-2000 रुपये बुक में भी क्यों जाए। और वो अपनी अपनी मर्जी है, आप बुक लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस चीज़ों को मेंटेन करके पढ़िए। और फीस का मैंने आपको बता दिया, ये पेपर की सेपरेट जो फीस है 799 है, कंप्लीट फीस है ये। आपकी जो क्लासेज हैं वो आपके पास एग्जाम तक रहेंगी। ठीक है। जैसे जो सेकंड पेपर अब चल रहा है उसकी क्लासेज जो हो चुकी हैं वो सारी की सारी बच्चों के पास एग्जाम तक रहेगी। 90 to 95 लेक्चर बनेंगे उसके। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम जो अपना टारगेट है वो लेकर चल रहे हैं अपन, मैक्सिमम मैक्सिमम फरवरी से पहले पहले ही उसको खत्म करने चाहिए, 2 से सवा 2 महीने में। उसके बाद अपन को थर्ड पेपर कंप्लीट करना है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है थर्ड पेपर में। फिर अपन आ जाएंगे कहाँ पर, एग्जाम्स अपनी आ जाएंगे, तो एग्जाम से लगभग महीने भर पहले अपन को सारी चीज़ें फ्री करनी है। टेस्ट भी वहाँ रनिंग में है, कुछ टेस्ट हो चुके हैं, एक टेस्ट तो बाकी, एक टेस्ट अपने नेक्स्ट गुरुवार को है ही। तो आप सब लोग से यही कहना चाहूँगा, प्रिपेयर्ड रहिए हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए नोट डाउन करते रहिए एक एक चीज़ों को। कहीं भी कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार आप देख सकते हैं। दूसरी बात, उसके अलावा यदि फिर भी आपको रहता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। सिंगल पेपर यदि आप रियल एनालिसिस पेपर की फीस सबमिट करवाते हैं तो 799 रुपीज़ है। यदि ये फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, सेकंड तो हो ही चुका है, फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर की एक साथ करवाते हैं तो 1399 है। ठीक है जी। और जो पेपर हो चुका है वो भी किसी को ज्वाइन करना है, कि उसमें सारे सारे लेक्चर हैं अपने पास रिकॉर्डेड, यदि वो भी किसी को ज्वाइन करना है तो उसकी सेपरेट फीस 699 है। ठीक है जी। मतलब ये फर्स्ट पेपर की फीस, ये फर्स्ट प्लस थर्ड की फीस, और ये वाली ओनली सेकंड पेपर की फीस। और तीनों एक साथ ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा धमाका है, तो वो आप मुझसे मैसेज करके पूछेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए, जरूर जुड़ जाइए, कंप्लीट सारी चीज़ों को देखिए, हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से समझिए, जो मैं बातें बताता हूँ उनको एक एक चीज़ को फील कीजिए, डेमो लीजिए, यहाँ लीजिए और कहीं लीजिए, सब जगह पढ़ के देखिए, और जो सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया लगे, अपने बजट में लगे, उस हिसाब से फिर आगे आप बढ़िए। तो चलिए अपनी क्लास अपन शुरू करते हैं। पिछले क्लास में अपन ने, पिछले 3 क्लासेज में अपन ने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। सबसे पहले नंबर्स का डिस्कशन किया, उसके बाद अपन ने इंटरवल्स का डिस्कशन किया, उसके बाद हमने प्रतिवेश या नेबरहुड का डिस्कशन किया। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी क्लासेज अवेलेबल है। ठीक, बाइलिंगुअल अपनी क्लासेज चल रही हैं, और हिंदी मीडियम वाला बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा, साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाला भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा। हर एक चीज आपको बोर्ड पे नोट कराई जाएगी, ध्यान रखिएगा बात। हर एक चीज आपको बोर्ड पे मिलेगी, बोलने का काम बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज आपको लिखी हुई मिलेगी बोर्ड पे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है बोल बोल के लिखवाया जाए, क्योंकि उसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो भी होता है ठीक है, वो अपने अपने मैनेज करने के ऊपर है, लेकिन हर एक चीज आपको बोर्ड पे लिखवाई जाएगी, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, बेसिक टू हाई सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। बस आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। चलिए देखिए आगे, आगे देखिएगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है समुच्च का सीमा बिंदु या फिर लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट।
ये भी अपनी पूरी की पूरी बुक में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। देखो, इससे पहले मैंने आपको अंतराल के बारे में बताया, इंटरवल के बारे में, कि समव्रत अंतराल, विवृत अंतराल, अर्धसमव्रत, अर्धविवृत, ठीक है, क्लोज, ओपन वगैरह जो। उसके बाद अपना जो टॉपिक था वो अपन ने लिया था कौन सा, प्रतिवेश या फिर नेबरहुड। नेबरहुड की मैंने आपको समझा दिया था कि जैसे कोई भी पॉइंट ए है, इसका थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करके ए प्लस एप्सिलॉन ले लिया मैंने, और थोड़ा सा कुछ माइनस करके ए माइनस एप्सिलॉन ले लिया मैंने। तो ये जो विवृत अंतराल बन रहा है ओपन सेट, विवृत अंतराल जो बन रहा है ना ऊपर इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, ये बन रहा है ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, इसे ही अपन क्या बोलते हैं सर, इसे ही बोलते हैं नेबरहुड ऑफ ए या फिर ए का प्रतिवेश। ठीक है, सिंपल मैंने एग्जांपल भी आपको समझाए थे कि सब जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो जो -1 से 1 है वो 0 का क्या है, प्रतिवेश है। 0 का क्या है, वो प्रतिवेश है। ये चीजें अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। तो यदि कोई पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो वो पहले बेटा शुरू की जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं उनको देखते हुए आइए आप इस क्लास पर, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले अपन डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन हमसे कहना क्या चाह रही है, उसके बाद अपन इसको एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को कि उसका मतलब क्या है, किस तरीके से हमें उसे डिफाइन करना है और किस तरीके से हमें उसे याद रखना है। ठीक है, टॉपिक का नाम है सीमा बिंदु या फिर समुच्चय का सीमा बिंदु या लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ठीक है, देखिए कि माना एस सबसेट ऑफ आर, मतलब एस कोई समुच्चय है किसका, वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर है ये। आर क्या है आपका, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आर एक वास्तविक संख्या है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उन वास्तविक संख्याओं में से कुछ संख्याएं छांट के मैंने एक समुच्चय एस बना दिया। उन सभी वास्तविक संख्या नहीं रहा मैं, उनमें से कुछ लेकर एक नया समुच्चय मैंने क्या बना दिया, एस। आप ये समझ सकते हैं कि जो एस है ना वो खुद भी वास्तविक संख्या ही है, कि जो वास्तविक में से उनको अपन ले रहे हैं, रियल नंबर्स में से अपन नंबर्स ले रहे हैं, तो एस खुद भी क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, लेकिन एक बार लिखने के लिए कि सर कंप्लीट अपन रियल नंबर्स नहीं ले रहे, थोड़े बहुत उनमें से छांट के ले रहे हैं, इसलिए अपन को क्या दिखाया गया, उसमें एस दिखाया गया। चलो, तथा एक वास्तविक संख्या स्मॉल ए के प्रतिवेश में, मतलब एक कोई रियल नंबर है ए, उसके नेबरहुड है, उसके प्रतिवेश में ए के अलावा समुच्चय एस का कम से कम एक बिंदु अवश्य हो। समुच्चय एस का कम से कम एक बिंदु अवश्य, मतलब यदि कोई पॉइंट, कोई भी बिंदु किसी भी समुच्चय का लिमिट पॉइंट तभी होगा, कोई भी बिंदु किसी समुच्चय का लिमिट पॉइंट या सीमा बिंदु तभी होगा जब उसके प्रतिवेश में, किसके, बिंदु के प्रतिवेश में उस समुच्चय के अनंत अवयव विद्यमान हो या फिर कम से कम एक अवयव विद्यमान हो। अब एक कम से कम एक शब्द का मतलब क्या होता है, कम से कम एक का मतलब होता है कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 4, 5, 10, 100, 1000, करोड़, अनंत कितने भी पद हो सकते हैं। अनंत नहीं है, खुद इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, अनंत पद है, पदों की संख्या अनंत है, मतलब बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे क्या है उसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो और या फिर आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए विवृत अंतराल, ये क्या हो गया, ये ए का प्रतिवेश हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ए का प्रतिवेश या फिर नेबरहुड ऑफ ए। प्रतिवेश में ए के अलावा कम से कम एक बिंदु अवश्य हो। ठीक है, ए के प्रतिवेश में कम से कम एक बिंदु डेफिनेटली होना चाहिए, या फिर आप इनफाइनाइट टर्म्स भी ले सकते हो, कुछ उसको इनफाइनाइट टर्म्स बोलते हैं कि अनंत बिंदु होने चाहिए, वो तो एक होगा ना तो और भी काफी सारे आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। कि सर लेट एस सबसेट ऑफ आर देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए पॉइंट ऑफ सेट एस इन नेबरहुड ऑफ ए, देन ए इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, अपने देसी भाषा में चलने जो सिंपल सिस्टम ये है देसी लैंग्वेज में, कि कोई सेट है, कोई समुच्चय है, ठीक, उसका लिमिट पॉइंट हमें देखना है, उसका सीमा बिंदु हमें देखना है, तो एक ऐसा बिंदु ढूंढना पड़ेगा। अब वो बिंदु समुच्चय में हो भी सकता है और समुच्चय में नहीं भी हो सकता। वो जो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो समुच्चय में हो भी सकता है और वो समुच्चय में नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट समुच्चय का ही हो। ठीक है, चलो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कि एक बिंदु, सीमा बिंदु, कोई भी समुच्चय का कोई बिंदु या कोई भी बिंदु किसी समुच्चय का सीमा बिंदु तभी कहलाता है जब उस बिंदु के प्रतिवेश में, प्रतिवेश बोलो तो आस पड़ोस में, नेबरहुड में, बिंदु के प्रतिवेश में उस समुच्चय के, बिंदु के प्रतिवेश में उस समुच्चय के अनंत अवयव विद्यमान हो या फिर कम से कम एक अवयव विद्यमान हो। कि सर एग्जाम्पल लेकर समझाओ, ये समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, तो देखिएगा एग्जाम्पल देखो। मैंने एक समुच्चय ले लिया n, मैंने एक समुच्चय क्या ले लिया, n ले लिया, 1/n। ठीक है जी, जब n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n, n क्या बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लोर देखना है क्या होगा। जैसे कैपिटल n मतलब प्राकृत संख्या है, n की वैल्यू 1 रखो तो 1 आएगा, और यदि 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखोगे 1/3 आएगा,
4 रखोगे 1/4 आएगा, 5 रखोगे 1/5, 1/6, सर 1/10, 1/100, 1/1000, 1 सर 1 करोड़, 1/लाख, अरब, खरब, ऐसे चलते ही चले जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याओं में या किसी भी संख्याओं में इन्फिनिटी को अपन कभी इंक्लूड करते ही नहीं है। जब अनंत नहीं बनेगा ये, यदि n की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है n में, यदि n इन्फिनिटी नहीं हो सकता तो जब तक नीचे इन्फिनिटी नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। भाई यदि अपन डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएं तो लास्ट टर्म तो मुझे ये तो मिलेगी 1/इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से आगे कहां जाओगे, इन्फिनिटी पहुंचोगे, तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें जीरो की ओर ये जा तो रहा है लेकिन जीरो पहुंचेगा नहीं। रीजन उसका यही है कि जो n है वो प्राकृत संख्याओं में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स में। n यदि नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है तो ये जब आगे बढ़ता चला जाएगा तो इसमें इन्फिनिटी की ओर जा तो रहा है लेकिन इन्फिनिटी कभी होगा नहीं, और जब इन्फिनिटी नहीं बनेगा कभी तो 1/इन्फिनिटी नहीं आएगा, 1/इन्फिनिटी नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस समुच्चय में कभी भी जीरो नहीं होगा, इस समुच्चय में कभी भी जीरो नहीं होगा। बात क्लियर हुई? ठीक। अब मैंने कहा क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सुनिएगा, कि ये एक बन गया अपने पास। ठीक, मैंने एक नंबर लाइन बना ली, संख्या रेखा, ये लीजिए। अच्छा, इस सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, संख्या रेखा को सब जानते हो कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है, नंबर लाइन पर। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करते हैं अपन। किसी भी नंबर लाइन पर या किसी भी संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच में या दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, बहुत ध्यान सुनना कि सर ये बना दिया अपने संख्या रेखा, ये लो। ठीक है, यहां पर कौन है 1, यहां पर कौन है 4, तो इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, रियल नंबर बात कर रहा हूं वास्तविक संख्या में, कि सर दो संख्याओं के बीच में सर 1, 2 और 3, दो ही है क्या, नहीं। हमेशा ध्यान रखना, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में या किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, मतलब अनंत पद होते हैं। अनंत क्या होती है, संख्या होती है। कि सर कैसे, देखो 1.1 यहीं आएगा बीच में, कि सर आएगा, 1.2 भी यहीं आएगा, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.999, 1.999, 1.8889, कुछ भी, 2.3, 2.4, 6.9, 6.99। सर ये तुम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते भाई। मैं बोलूंगा 1.44, अगला बोल देगा 1.444, उससे अगला बोल देगा 1.4444, उससे अगला बोल देगा 1.33333। ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी ना, रुक थोड़ी जाएगी अभी। तो इसका मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रियल लाइन, नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर अनंत पद होते हैं या फिर अनंत अवयव होते हैं या फिर अनंत संख्या होती है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो मैंने ये संख्या रेखा बना दी। मान लीजिए इसमें यहां 0 है, यहां इसमें 1 है, और इधर की तरफ कौन है, ये सर -1 है। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आई है सर 1, तो ये लो 1, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है, कि सर नेक्स्ट वैल्यू आई 1/2, ये लो भाई 1/2 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कितना 1/3, मतलब एक का तीसरा हिस्सा, तो 1/3 कहां आएगा, यहां आएगा। उसके बाद कितना है 1/4, मतलब चौथा हिस्सा, आधे का भी आधा, तो 1/4 यहां आ जाएगा। ऐसे 1/5 कि सर यहाँ, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/1000, 1/1 करोड़, 1/1 10 करोड़, 100 करोड़, अरब, खरब, तो 1/, या 1/, सब ये इसी में तो आएंगे। क्या कभी जीरो पहुंच जाएगा, कि सर जीरो नहीं पहुंचेगा। जीरो तब पहुंचता जब ये नीचे क्या पहुंच जाता है, इन्फिनिटी। यदि ये n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती तो ये 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती, रीजन क्योंकि n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n में, कैपिटल n प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में इन्फिनिटी आता है क्या, नहीं आता ना। जब प्राकृत संख्या में इन्फिनिटी नहीं आता तो n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती, और भैया जब n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती तो ये इसमें जीरो भी नहीं आएगा। मतलब ये जा तो रहा है, बढ़ता बढ़ता खिसकता खिसकता जीरो के पास जा तो रहा है, लेकिन ये जीरो हो नहीं रहा। खिसकता खिसकता जीरो के पास जा तो रहा है लेकिन जीरो हो नहीं रहा। ठीक है, जीरो के सबसे पास जो संख्या होगी ना वहां तक ये पहुंच जाएगा। जीरो के सबसे पास जो संख्या होगी वहां तक ये पहुंच जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं बनेगा। बात क्लियर हुई यहां तक? चलो ठीक है सर। चलो ये तो हो गया इसका बारे में कि सर यह जो आपने लिखा है ना उसको आपने नंबर लाइन पर लिख के हमको समझा दिया। अब यदि हम और अच्छे से समझना चाहें कि अब इसका सीमा बिंदु क्या होगा, उस बात पे फोकस करना। देखिएगा, मान लीजिए मैंने जीरो को उठा लिया। किसको उठा लिया मैंने, जीरो को। जीरो का प्रतिवेश क्या होगा, कि सर जीरो का प्रतिवेश ऐसे बनेगा, जीरो का प्रतिवेश ऐसे बन जाएगा। ठीक है सर, कि इधर तो बन जाएगा 0 + एप्सिलॉन, उधर बन जाएगा 0 - एप्सिलॉन। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो देखिएगा ध्यान से, इसको मैं यहां से हटाता हूं, दोबारा से लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। ये मैंने बना दिया यहाँ,
यहाँ 0 है, यहाँ मैंने 1 ले लिया, यहाँ 1/2, यहाँ पर 1/3, यहाँ 1/4, ऐसे ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर चले जाएंगे और धीरे 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 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। कब 0 हो जाएगा? 0 नहीं होगा। ये मैंने क्या बना दिया? इसका प्रतिवेश बना दिया। प्रतिवेश बोले तो कि सर 0 + एप्सिलॉन, और ये क्या हो गया? 0 - एप्सिलॉन। 0 में से कुछ जोड़ा, 0 में से कुछ घटाया, ठीक है, तो ये बन गया प्रतिवेश। अब मुझे एक बात बताओ, 0 के प्रतिवेश में या 0 के नेबरहुड में, 0 के प्रतिवेश में या 0 के नेबरहुड में इस समुच्चय के या इस सेट के एलिमेंट्स हैं या फिर नहीं? कि सर हैं। 0 का ये जो प्रतिवेश बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है, इसमें सेट एस के बहुत सारे समुच्चय हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, इनमें से आएंगे भाई। हो सकता है 1/1 करोड़ आ जाए, 1/2 करोड़ आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। 0.0001 आ जाए, कहीं ना कहीं तो होगा इसमें, आएगा आगे जाके वो, तो वो इसमें आएगा, इसके प्रतिवेश में। कौन से वाले में? राइट साइड वाले में, लेफ्ट साइड वाले में नहीं, राइट साइड के हिस्से में, ठीक है। तो डेफिनेशन यही थी। कोई ऐसा पॉइंट चूज करना है हमें जिस पॉइंट के प्रतिवेश में, जिस पॉइंट के नेबरहुड में जो अपन को समुच्चय मिले, उसके कम से कम एक एलिमेंट हो, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, या इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लिमिट पॉइंट। मतलब ये जो समुच्चय है, इसका लिमिट पॉइंट 0 होगा। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा भैया? 0 होगा। या इसका सीमा बिंदु क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि 0 के प्रतिवेश में, 0 के प्रतिवेश में या 0 के नेबरहुड में, 0 के प्रतिवेश में या 0 के नेबरहुड में इस समुच्चय के बहुत सारे एलिमेंट है, किधर? राइट साइड में है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी छोटा प्रतिवेश बना लो, कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, लेकिन एलिमेंट जरूर आएंगे, अवयव जरूर आएंगे, छूटेंगे नहीं। अवयव 100% आएगा, कोई ना कोई तो अवयव मिलेगा, कम से कम एक तो आपको मिलेगा। आप इसको छोटा करते जाओ, श्रिंक करते जाओ, छोटा करते गए करते करते गए, लेकिन फिर भी 0 के बहुत पास में। कहां तक करोगे भाई? कहां तक छोटा करोगे? आप कहोगे सर मैं तो 0.99 0.00000001 तक ले लूं, लेकिन उसके बाद की भी तो टर्म्स आएंगी, 0.00000000 ऐसे बढ़ते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से 0 का क्या लिमिट पॉइंट। अब एक खासियत देखिए आपने, 0 लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 इस सेट में नहीं है, 0 इस समुच्चय में नहीं है, आ ही नहीं रहा 0 इसमें। तो जरूरी नहीं है किसी समुच्चय का जो सीमा बिंदु हो वो समुच्चय का ही अवयव हो, या फिर जरूरी नहीं है कि किसी सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो सेट में ही हो, एग्जिस्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो कहीं बाहर से आ जाए, उस सेट में एग्जिस्ट ना करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं, सिंपल सा फंडा है। पहली बात तो लिमिट पॉइंट बात किसकी कर रहे हैं अपन? सेट के लिमिट पॉइंट की, समुच्चय के लिमिट सीमा बिंदु की। समुच्चय का सीमा बिंदु क्या होता है? इसका सिंपल सा फंडा है, यदि कोई भी एलिमेंट ऐसा उठा लो, कोई भी अवयव ऐसा ले लो जिसके प्रतिवेश में या जिसके नेबरहुड में जिस समुच्चय की बात चल रही है, उस समुच्चय का कम से कम एक अवयव हो या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो वही क्या बन जाता है? उसमें लिमिट पॉइंट बन जाता है। क्या -1 लिमिट पॉइंट होगा इसका? सोच के देखो। ये लो मैंने -1 का प्रतिवेश बना दिया, है क्या? नहीं है। रीजन? क्योंकि -1 के प्रतिवेश में कोई एलिमेंट ही नहीं है। क्लियर? आपका मन करे सर मैं तो इतना बड़ा बनाऊंगा, बना ले भाई, उसमें आ जाएगा, लेकिन सब में होना चाहिए। कोई सा भी प्रतिवेश बना लो, सब में कम से कम एक अवयव तो होना चाहिए। तो आप लोग डेफिनेशन नोट कीजिए, छोटा सा एग्जांपल नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। आगे देखिएगा। अब यहां से अपन शुरुआत कर रहे हैं यूनिट सेकंड की, ठीक है, जिसका नाम है रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम, और उसमें आता है आपका चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट में मैट्रिक स्पेस का कुछ पार्ट है और रियल का भी कुछ पार्ट है, तो उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिट सेकंड। आप भी जानते हो कि स्टेप बाय स्टेप चलना इंपॉर्टेंट है, मतलब चीज़ें अपन ईजी टू हार्ड में जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले अपन बहुत आसान चीज़ और बहुत बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है रियल सीक्वेंस या फिर वास्तविक अनुक्रम। यूनिट सेकंड
यूनिट सेकंड चैप्टर 3 बुक का, और नाम है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं वास्तविक अनुक्रम। क्या बोलते हैं जिसे? वास्तविक अनुक्रम। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, रियल सीक्वेंस जो टॉपिक है, वास्तविक अनुक्रम, उस पे अपन सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। उससे पहले हमें यह समझना है कि एक्चुअल में अनुक्रम होता क्या है, सीक्वेंस अपन किसे कहते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, और क्या हमने ये पहले कभी पढ़ा है। पढ़ा है तो कहां पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो समझा रहा हूं सीक्वेंस के बारे में। किसके बारे में समझा रहा हूं भैया? सीक्वेंस के बारे में, कि सीक्वेंस या फिर अनुक्रम क्या होता है। देखते जाओ, सुनिएगा ध्यान से। तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो सीक्वेंस होता है, एक होता है प्रोग्रेशन, एक क्या होता है? प्रोग्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं श्रेणी, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी शायद, 9th 10th कहीं आती है। और थर्ड नंबर पे हमारा होता है सीरीज, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, यूनिट फर्स्ट थी, आप याद हो तो, अवकलन वाली बुक में। थर्ड नंबर पे क्या आता है? सीरीज। तो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, और तीनों में कंपैरिजन करके ही समझेंगे होता क्या है, ठीक है। काफी बार तो क्या होता है कि श्रेणी श्रेणी इनमें सब फर्क ही समझ में नहीं आता, और हम चीजों को लिखते चले जाते हैं, बस पढ़ते चले जाते हैं। आज इतने बड़े हो गए, आप भी क्लास देख रहे होंगे, तो मैक्सिमम 10 to 20% लोगों को ये पता होगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। बाकी जो 70 to 80% बच्चे हैं ना, वो ये सोचते हैं हाँ सब सब एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें फर्क है। कैसे फर्क है देखिएगा। देखो, अनुक्रम क्या होता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब सीधा सा ये है कि कुछ नंबर्स को या कुछ संख्याओं को या कुछ वस्तुओं को, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उनको यदि किसी एक विशेष पैटर्न के अनुसार, मतलब एक स्पेशल पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि उन्हें लिखा गया है, तो उसे ही अपन क्या कह देते हैं? सीक्वेंस कह देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि कुछ एलिमेंट्स को एक विशेष पैटर्न के अकॉर्डिंग या स्पेशल पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि लिखा जाए, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? अनुक्रम। यही डेफिनेशन इसकी, यही डेफिनेशन है कि यदि कुछ अवयवों को एक विशेष पैटर्न के अनुसार, अब पैटर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना अपने हिसाब से, है ना। एक विशेष पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि लिखा जाए, विशेष पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा जाए, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस या फिर अनुक्रम। क्लियर हुई बात मेरी समझ में आई आपको? दोबारा सुनना, यदि उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि सर आप ऐड कर रहे हो मैं कर, वो नहीं, बस सिंपल कोई कुछ नंबर्स उठाए अपन ने और वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखे जा रहे हैं। जस्ट सुनिएगा, एग्जांपल देखिएगा। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा कि इसमें आप इसके नेक्स्ट टर्म एज्यूम कर सकते हैं कि अगला पद क्या आने वाला है। तो है ना ये 1 -1 1 -1 1 -1 1, सारा का सारा क्या है? एक विशेष पैटर्न है कि सर पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, स्पेशल पैटर्न बन रहा है और सारे एलिमेंट्स रखे गए यहाँ पर। और इसको यदि इसकी nth टर्म देखें अपन, इसका nवां पद देखें, तो वो क्या बन जाएगा कि सर -1 की पावर n बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा -1 की पावर n, कि सर n की वैल्यू 1 रखोगे, 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, 4 रखोगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या है, ये पैटर्न बन गया, स्पेशल पैटर्न बन गया। सीधी सी बात है कि आप इसकी नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, आप इसका अगला पद या नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, जब भी क्या है ये सीक्वेंस है, एक विशेष पैटर्न का अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे और सुनो एग्जांपल, इसी का एग्जांपल दिखाता हूँ और देखो ध्यान से। जैसे मैंने बोल दिया कि इसको बाद में कि मैंने बोल दिया 1/n, अब थोड़ी देर पहले समझाया था। आप बता सकते हो कि सर यदि n बिलोंग n कर रहा है प्राकृत संख्या, तो आप पहला पद 1, अगला क्या आएगा 1/2, अगला क्या आएगा 1/3। n की वैल्यू तो रखनी है, n की जगह 1 2 3 ऐसे रखना है अपन को। नेक्स्ट क्या आएगा कि सर 1/4, फिर नेक्स्ट 1/5 और डॉट डॉट डॉट, ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इसकी 10th टर्म क्या होगी, 10वां पद क्या होगा, आप कहो सर 1/10 होगा। अच्छा ऐसे हो कि सर n/n+1, ठीक है। अब ये अनुक्रम जो था ना, ये आपके फर्स्ट ईयर में ही था, लेकिन सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया गया, श्रेणी को किया गया है, ठीक है। चलो कि सर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, फिर 3/4 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। n की जगह वैल्यू रखने पर n की जगह 1 रखोगे तो 1/2, 2 रखोगे 2/3, 3 रखोगे 3/4, 4 रखोगे 4/5। ऐसे ही ये पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब के सब क्या है, अनुक्रम है या फिर सीक्वेंस है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें एक विशेष पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक स्पेशल पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है।
इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है प्रोग्रेशन। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है? प्रोग्रेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? श्रेणी। प्रोग्रेशन या जिसको अपन क्या बोलते हैं? श्रेणी, ढे ढक्कन वाला। ठीक है, देखो श्रेणी क्या होती है, पढ़ी थी 10th में। एन ऊपर निकाला था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और एस एन निकाला था एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पुरानी यादें आ रही हैं, ताजा हो रही है? बताया था ना सब कुछ, ये पहले पढ़ा होगा बचपन में, उसी को पढ़ के तो पास होके यहाँ आए हो। यदि वहां ये नहीं पढ़ते चैप्टर, यहाँ पहुंचते ही नहीं। ठीक है, अब एक्चुअल में इसमें क्या, इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं विशेष पैटर्न के अकॉर्डिंग, श्रेणी में भी एक विशेष पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक स्पेशल पैटर्न के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन वो या तो बढ़ते क्रम में होते हैं या वो घटते क्रम में होते हैं। या तो वो इंक्रीजिंग एलिमेंट्स होते हैं या फिर वो डिक्रीजिंग होता जाता है। चीजें मतलब वैल्यू उनकी या तो बढ़ती जाएगी किसी विशेष पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, या उनकी क्या होगी? घटती जाएगी। कि सर कैसे? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ना। एलिमेंट मैंने क्या क्या ले लिया? जैसे 1 ले लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर डॉट डॉट बढ़ता चला गया। ठीक है, सबका खासियत क्या है कि सर +1 हो रहा है सब में। खासियत क्या है सबकी? कि सर सब में +1 हो रहा है, आगे बढ़ चला है। डी इसका क्या है? 1 है। और कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, अच्छा ऐसे लिख दूं कि सर 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 डॉट डॉट डॉट। ये कौन सी गुणोत्तर वाली जीपी हो गई? ये जीपी बन गई गुणोत्तर वाली। इसमें क्या हो रहा है? 1/2 का डिवाइड हो रहा है सब जगह। पर डिवाइड किससे कर रहे हो आप? 1/2 से। तो ये तो घटते क्रम में हो गई, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई। ये बढ़ते क्रम में हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो श्रेणी का मतलब क्या है? कि होता तो है वही, स्पेशल पैटर्न होता तो है कि भैया स्पेशल पैटर्न होता तो है, लेकिन पैटर्न के साथ साथ या तो वो इंक्रीजिंग एलिमेंट्स होते हैं या वो डिक्रीजिंग एलिमेंट्स होते हैं। कहने का मतलब ये कि या तो बढ़ते क्रम में होगी, बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। इसके अलावा किसी में नहीं हो सकती। आपको सर ये वाला है क्या? नहीं है, ये श्रेणी नहीं है, ये जो प्रोग्रेशन नहीं है। देखो शब्द में ही आ रहा है प्रोग्रेस, वर्ड में ही आ रहा है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस अब किसी भी तरीके हो सकती है। प्रोग्रेस पॉजिटिव भी हो सकती है, प्रोग्रेस नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव मतलब कमी होना भी एक प्रोग्रेस ही है। किसी चीज की कमी होना भी प्रोग्रेस है। आपकी यदि बुरी आदतों में कमी हो रही है तो आपकी प्रोग्रेस ही तो हो रही है। आपकी अच्छी आदतों में यदि बढ़ोतरी हो रही है तो भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है। एक चोर के लिए चोरी करना प्रोग्रेस है उसकी। आपकी बार 1 लाख की करी, अगली बार 2 लाख की करेंगे, अगली बार 5 लाख की करेंगे, तो ये उसकी प्रोग्रेस है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये गलत काम है। तो प्रोग्रेस होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आज आप 2 घंटे पढ़े, कल आप 3 घंटे पढ़े, जैसे आप पढ़ते हुए मुझे पता है सब लोग पढ़ते हैं। कल 4 घंटे पढ़े, फिर 5 घंटे, फिर 6, 10, 15, 20, फिर 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ने लग गए। और उसके बाद जब एग्जाम आई तो आप 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़ने लग गए। तो ये आपकी क्या हो रही है? प्रोग्रेस ही तो हो रही है। तो घटना और बढ़ना है ना, चीजों को इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, दोनों के दोनों प्रोग्रेस के अंदर कंटिन्यू काउंट किए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी क्या? प्रोग्रेशन या फिर श्रेणी। मतलब एलिमेंट्स होंगे तो सही स्पेशल पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो या तो बढ़ते क्रम में होंगे या घटते क्रम में होंगे। ठीक है, अच्छा सुनो इसको, देखो ये 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1, इसमें ना तो इंक्रीज हो रही है कोई चीज ना डिक्रीज हो रही है। कि सर पहले 1 पे गए, तो घूम रहे, पहले 1 पे गए, फिर -1 पे गए, फिर 1 पे गए, फिर -1 पे गए, फिर 1 पे गए, फिर -1 पे गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सारी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, सारी श्रेणी क्या होती है? अनुक्रम, लेकिन सारे अनुक्रम श्रेणी होना जरूरी नहीं है। थर्ड नंबर पे आ जाता है सीरीज। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? श्रेणी। यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान से फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, फर्स्ट यूनिट को, अवकलनवाजी तो डिफरेंशियल कैलकुलस वाली, उसमें एक चीज एक्सप्लेन की गई थी कि समेशन वर्ड आया था। आप देखा हो तो हर बार समेशन आता था उसमें। ये समेशन आता क्यों था? क्योंकि समेशन में सम है, समेशन में सम है, और सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन, मतलब जोड़ना। ठीक है, तो यदि एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हो, एलिमेंट जो ना अवयव हो, A1 A2 A3 मान लीजिए, यदि वो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखे हुए हो तो वो क्या हो जाती है? श्रेणी या फिर सीरीज। जैसे एलिमेंट्स मेरे पास A1 ± A2 ± A3 ± A4, इसको अपन क्या बोल देते हैं? श्रेणी बोल देते हैं, सीरीज। जैसे कि देखो ऐसे लिख रहा है कि सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट, क्या लिख देंगे इसको? कि सर समेशन n। ऐसे लिख रहा है सर 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + डॉट डॉट डॉट, इसको क्या बोल देंगे? समेशन n²। कि सर ऐसे लिख रहा है कि 1³ + 2³ + 3³ + डॉट डॉट डॉट, तो इसको क्या बोल देंगे? समेशन n³।
तो ये क्या हो जाती है, सीरीज या फिर श्रेणी। मतलब इसमें एक विशेष पैटर्न होगा तो सही, मतलब पैटर्न बनेगा स्पेशल पैटर्न, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो प्लस माइनस के फॉर्म में आएंगे, या तो प्लस की फॉर्म में आएंगे या माइनस की फॉर्म में आएंगे या प्लस माइनस दोनों की फॉर्म में आएंगे। यहां नहीं आएंगे, या कॉमा आएगा। यहां इनके बीच में क्या लगा आएगा, कॉमा लगाएगा। यहां इनके बीच में कॉमा आएगा, वहां भी उनके बीच में कॉमा आएगा, लेकिन यहां क्या आएगा, प्लस माइनस। तो ये तो हो गया श्रेणी, श्रेणी और सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम में फर्क। अब ये तो अनुक्रम की देसी परिभाषा थी जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है बुक्स के अकॉर्डिंग वो क्या है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और फिर जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे यूनिट का नाम है रियल सीक्वेंस या वास्तविक अनुक्रम, उस पर हमें आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा। आगे देखिएगा। फर्स्ट जो अपना टॉपिक है यूनिट का वो है वास्तविक अनुक्रम या फिर रियल सीक्वेंस। ठीक है, मतलब आपकी यूनिट यहाँ से चालू हो गई, अब तक बेसिक चल रहा था, उस बेसिक की भी हमको बहुत से ज़्यादा ज़रूरत थी। सभी लोगों से कहना चाहूँगा, कोर्सेज जो है आपके एजू साइंस ऐप पर अवेलेबल हैं, और डेमो खत्म होने के बाद 8 से 7 से 10 क्लास खत्म होने के बाद आपकी सारी क्लासेज एप्लीकेशन पर ही आएंगी। तो ये तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें और उसको चलाने का तरीका सीख लें। और एक यूट्यूब चैनल पे मेरे पे ट्यूटोरियल वीडियो भी पड़ी है, आप देखोगे तो स्क्रॉल करके तो आपके ट्यूटोरियल वीडियो भी है जिसमें एप्लीकेशन को रन करना सिखाया गया है। ठीक है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। और साथ साथ जो भी अपना फीस वगैरह का प्रोसीजर है उसे कंप्लीट कर लो, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आए। जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो तुरंत कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने शुरू भी कर दिया है। ठीक है, और जो नए जुड़ रहे हैं वो कांटेक्ट करके मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे सारी डिटेल लेके उस तरीके से आगे कंटिन्यू करो, लेट ना करें। ठीक है, जल्दी जल्दी फ्री होएं, ताकि जब डेमो के बाद जो क्लासेज एप्लीकेशन पर आएँ, डेमो के बाद जो क्लासेज एप्लीकेशन पर आएँ वो आपको तुरंत और फटाफट मिल सके। लास्ट टाइम का वेट ना करें कि सर हम तो जब डेमो खत्म हो जाएगा तब अब ये फीस का करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का वेट करोगे तो हो सकता है रश ज़्यादा होगा तो फिर हो सकता है आपका एडमिशन जो है थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाए, 1 दिन 2 दिन उसमें लग जाए। ठीक है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, सारी चीज़ें अपने पास होती हैं, तो उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और पुराने बच्चे तो फटाफट से जुड़ते चले जाओ। देखिए आगे टॉपिक है अपना रियल सीक्वेंस या फिर वास्तविक अनुक्रम। डेफिनेशन मैंने लिख दी, लेकिन इसमें एक वर्ड यूज हुआ है फलन, एफ। एक वर्ड यूज हुआ है फलन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन, जो कि आप बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो, और मैथमेटिक्स की जो नींव है उसमें ये काम है कहीं ना कहीं। मतलब फंक्शन के बिना तो कुछ है ही नहीं मैथ्स में, बिना फंक्शन के कुछ नहीं है। ठीक है, अब समझो फंक्शन होता क्या है, कि 2 सेट ले लिए मैंने, 2 समुच्चय ले लिए मैंने, कौन कौन से, एक तो ए और दूसरा मैंने क्या ले लिया, बी। ठीक है, 2 सेट 2 समुच्चय ले लिए, ए और बी। मान लीजिए ए में जो एलिमेंट है वो ए बी और सी है, और यहां पर एक्स वाई और जेड है। ठीक है, तो यहां से यहां कोई फंक्शन डिफाइन होता है एफ, तो इसको लिखने का तरीका होता है कि एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब कोई फंक्शन, मतलब रिलेशन डिफाइन होता है, ध्यान रखिएगा, इन 2 समुच्चयों में क्या होता है, रिलेशन, संबंध होता है। संबंध तो कैसे बना सकते हो आप, ठीक है, लेकिन उसको फलन कब बोलेंगे, उसको फंक्शन कब बोलेंगे, उसको फंक्शन तब बोलेंगे कि इसके ईच एलिमेंट की, इसके एवरी एलिमेंट की, इसके प्रत्येक अवयव का यदि अगर अद्वितीय प्रतिबिंब है, ए के प्रत्येक अवयव का बी में यदि अद्वितीय प्रतिबिंब है, मतलब अलग अलग क्या है, इमेज है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। ऐसा रिलेशन, कोई ए से बी में रिलेशन है, संबंध है कोई, ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का रिलेशन है कि ए के ईच एलिमेंट का, मतलब एवरी एलिमेंट का जो इमेज बन रही है वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब इसकी ए की जो इमेज बने वो एक ही बने, 2 नहीं बने। कहने का मतलब ए यदि एक्स से जुड़ रहा है तो एक्स से जुड़े, किसी और से नहीं जुड़े, वफादार रहे हो एक्स के लिए। ए बी यदि वाई से जुड़े तो वाई से जुड़े, सी यदि वाई से जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाई से जुड़ सकता है, बी वाई से जुड़ सकता है, लेकिन बी किन्हीं 2 से नहीं जुड़ सकता, सी किन्हीं 2 से नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है कि ए का, तो इस रिलेशन को अपन क्या बोल देते हैं, फंक्शन एफ। दोबारा सुन लेना,
कि ए के प्रत्येक अवयव का, सिंपल सी डेफिनेशन है, ए के, बड़े हो गए अपन, अब सब पढ़ भी चुके हैं, प्रत्येक अवयव का बी में, ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अद्वितीय क्या हो? प्रतिबिंब हो। ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होगा तो इस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? फंक्शन या फिर फलन बोला जाएगा। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज, हैज यूनिक इमेज इन बी, हैज यूनिक इमेज इन बी। कहने का मतलब हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए कि सर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। यदि आपने ऐसा कर दिया ना कि सर ए से एक्स भी आ रहा है और ए से वाई भी आ रहा है तो धोखेबाज हो गया है। तो कि साहब ए एक्स से भी जुड़ रहा है, ए वाई से भी जुड़ रहा है, और जब धोखेबाज है मतलब फंक्शन नहीं है। इधर वाला जुड़ सकता है, इधर वाले में कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब तो सिंपल सा और समझा इस चीज। यदि आपको लेस देन जैसी सिचुएशन दिखे ना, जैसे तो ये बन गए लेस देन जैसी सिचुएशन, तो फंक्शन नहीं है। और यदि आपको ग्रेटर देन जैसी सिचुएशन दिखे ऐसी वाली, तो फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट, जब तो बहुत ही मजेदार बात है कि साहब ए एक्स का है, बी वाई का है, सी किसका है? जेड का, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई धोखेबाजी हो नहीं, सब है। लेकिन हाँ, सी यदि वाई से भी जुड़ना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक से ही जुड़ेगा, 10 से नहीं जुड़ सकता। इधर वाले एक से ही जुड़ेंगे इधर वालों से, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन। रिलेशन होता है ये, रिलेशन को अपन बोलते हैं फंक्शन। जहां ए को तो बोला जाता है प्रांत या फिर क्या बोलते हैं अपन? डोमेन। पी को क्या बोला जाता है? सहप्रांत, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और जो एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं इसमें, सपोज इसमें एक एलिमेंट और होता पी, तो ये तो पूरा का पूरा कोडोमेन हो गया, सहप्रांत। लेकिन जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड, उनको बोला जाता है रेंज या फिर परिसर। क्या बोलते हैं उनको? रेंज या फिर परिसर। ठीक है जी। परिसर में कौन कौन से? कि सर एक्स, वाई और जेड जो जुड़े हुए हैं, जो कनेक्टेड हो रहे हैं। तो एक रिलेशन था ए से बी में, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, ए से बी में रिलेशन मतलब कोई ना कोई किस तरीके जुड़ा हुआ है। बस कंडीशन अपन ने ये अप्लाई कर दी कि इधर से यूनिक इमेज बने, इधर से अद्वितीय प्रतिबिंब बने, अकेला प्रतिबिंब बने, इधर के प्रतिबिंब में इमेज और इधर के पूर्व प्रतिबिंब में प्री इमेज। तो इधर से यदि एक्चुअल वो बनती है इमेज, तो आप उसे क्या कहोगे? एक इमेज बनती है यूनिक, तो उसे आप क्या कहोगे? फंक्शन कहोगे, फलन कहोगे। और फंक्शन या फलन के ऊपर पूरी की पूरी एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर मेरे डाली हुई है। आप देखोगे, स्क्रॉल करके देखोगे, वीडियो सेक्शन में जाओगे तो फंक्शन के ऊपर पूरा का पूरा एक लेक्चर डाला हुआ है। मतलब एक घंटे के आसपास का लेक्चर है वो, उसमें फंक्शन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर आपको जैसे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, यूट्यूब चैनल पर क्लास देख रहे हो, चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाओगे, स्क्रॉल करना नीचे, आपको वहां फंक्शन की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिएगा, ये तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ। क्यों समझाया? क्योंकि यहां पर एक काम आने वाला है। डेफिनेशन देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, मतलब एन की बात चल रही है भाई। एन बोले तो कि सर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है, से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर, आर मतलब सारे के सारे नंबर्स, परिमेय रेशनल एडिशन सब मिला के, में परिभाषित फलन एफ एन टू आर, ऐसे लिखते हैं एन टू आर। वास्तविक क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। मतलब फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एन टू आर इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। इसमें एन तो क्या है? इसका डोमेन, बोले तो प्रांत। आर इसका क्या है? कोडोमेन, बोले तो सहप्रांत। बात समझ में आ रही है? कि सर एग्जांपल समझाओ, इससे समझ में नहीं आया कि सर आपने बोल तो दिया एन टू आर। अब एक बात और समझिएगा, जैसे मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया 1/n, एक सीक्वेंस ले लिया मैंने, क्या? 1/n, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि जो n की वैल्यू रखनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू रखी जाएगी तो प्रांत से या डोमेन से रखी जाती है हमेशा। जो भी वैल्यू कभी रखी जाएगी ना फंक्शन में या किसी भी चीज में, तो उसको कहां से रखी जाएगी? डोमेन से या फिर प्रांत से। और जो मिलेगी सॉल्व करने के बाद वो कहां मिलेगी? कोडोमेन में या फिर रेंज में आपको मिलेगी, सहप्रांत में। तो यदि मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखता हूं, क्योंकि मुझे जो वैल्यू रखनी है वो n से रखनी है। n टू r का मतलब n को डोमेन रखना है, तो सारी वैल्यू कहां से रखी जाएंगी? n से। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके अलावा कुछ और नहीं लिख सकता। तो n की वैल्यू 1 रखी, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/4, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये जो n की वैल्यू मैंने रखी है वो तो क्या हो गई कि सर डोमेन हो गया, क्योंकि आपने n की वैल्यू 1 2 3 रखी है। n की वैल्यू क्या रखी है? 1 2 3 4 5। और जो मिला है वो रियल नंबर से तो मिल रही है भाई, 1 भी रियल है, वास्तविक संख्या है।
1/2 0.5 वास्तविक संख्या है, 1/3 0.33 ये भी वास्तविक संख्या है, 1/4 0.25 ये भी रियल नंबर है। तो रख तो हम क्या रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे प्राकृत संख्या, मिल क्या रहा है, रियल नंबर मिल रहा है, मतलब वास्तविक संख्या मिल रही है। तो इस तरीके से इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनुक्रम बोल सकते हैं। और ये जब मशीन काम करता है एक तरीके से कि सर ये मशीन बना दी, ठीक है, इस मशीन में इधर से कौन जा रहा है, जैसे 1 गया, भाई 1 ही तो रख रहा हूं मैं इनकी वैल्यू, उधर क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। ये मशीन में इधर से कौन गया 2, तो उधर क्या निकल रहा है 1/2। यहां से गया 3, तो इधर क्या निकल रहा है 1/3। ठीक है, देखिए आगे। तो इस तरीके से अपना यहाँ आज का लेक्चर अपन कंप्लीट करते हैं, जहाँ मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई पहले तो, और रियल सीक्वेंस आपकी यूनिट मैंने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे यही कहना चाहूँगा, प्रॉपर नोट करते रहिए चीज़ों को, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, शुरुआत में अपन स्लो चलेंगे और धीरे धीरे तो 8-10 दिन बाद अपन स्पीड को बढ़ा देंगे। तो सब लोग ध्यान रखिए, फटाफट जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, अपनी फीस वगैरह सबमिट करवा दीजिए। आपको 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर जैसा भी आपको करवाना है, एजू साइंस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और क्लास को आपने लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।